Hello, dear everybody. My name is Dr. Abhinav Singh. I welcome you all to the India's largest learning platform, Unacademy, the Concept Channel. और अपनी क्लास डेली डिकोड डोज 3D में आज एक नया टॉपिक आपके सामने हम लेकर आए हैं, जिसको आप कहते हो बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल के नाम से भी आप जानते हो। न्यूज़पेपर्स की बात कर लो, आप न्यूज़ चैनल्स की बात कर लो, टीवी डिबेट्स की बात कर लो, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट की बात कर लो, गवर्नमेंट के बजट की बात कर लो, इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लो। तमाम ऐसी जगह है जहां आप इसके बारे में हमेशा सुनते रहते हो। शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी की आप बात कर लो, एल शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, जेड शेप रिकवरी, जे शेप रिकवरी। ठीक है, तमाम तरीके के शेप्स के बारे में, इवन के शेप रिकवरी के बारे में भी आपने सुना। अभी जैन में ये न्यूज आई आपकी, इकोनॉमिक सर्वे में भी वी शेप रिकवरी की यहाँ पर बात की गई है। तो ये बिजनेस साइकिल होता क्या है, शेप्स ऑफ रिकवरी क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें, टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझ में शायद कंफ्यूजन आपको देते हो समझने में। आज उन्हीं सब डाउट्स को मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो मैं आपको कुछ फ्रूटफुल चीजें यहाँ पर बता पाऊंगा आसान शब्दों में। और बाकी बेटा आपकी जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, फीडबैक्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो। और मैं जो वो इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, ये तीन मेरे खुद के अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन है जो मैं देखता हूँ। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, यू मस्ट बी हियरिंग अबाउट इकोनॉमिक या फिर बिजनेस साइकिल के बारे में आप बहुत बार सुनते हो। इकोनॉमिक साइकिल कह लो या बिजनेस साइकिल कह लो। ठीक है, इकोनॉमिक या बिजनेस साइकिल होती क्या है? जैसे हमारे लाइफ में भी चार स्टेजेस होती हैं। ठीक है, स्टेज वन में क्या होता है, हम बच्चे होते हैं, स्टेज टू में थोड़े बड़े होते हैं, स्टेज थ्री में थोड़े और बड़े होते हैं, और स्टेज फोर में फिर बुढ़ापा आता है। तो इसी तरीके से क्या है कि इकोनॉमी के भी कई सारी स्टेजेस होते हैं, उनकी इकोनॉमी की जो साइकिल होती है उसमें भी फ्लक्चुएशंस वगैरह आते हैं। और जिस तरीके से हम उसको दिखाते हैं, जिस मॉडल से हम उसको दिखाते हैं, उन बदलावों को, उन चेंजेस को, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक या बिजनेस साइकिल। एक सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। मैंने आपको बेसिक्स में भी ये बताया है, इवन डेली डिकोड डोज के जो क्लासेस इसके पहले के वीडियोस पढ़े हो वो देख सकते हैं आप, उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया है कि बेटा जैसे कि हम इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमी में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, एंड समवेयर वी डू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर बनाते हैं। जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं उतनी ही ज्यादा कही जाती है आपकी जीडीपी बढ़ती है। और जीडीपी में जो बदलाव होता है, जो उसमें मतलब आप कह सकते हो उसका बढ़ना जो होता है, उसको हम स्पेसिफिक एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके बारे में भी आप सुनते होंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है भारत की बहुत कम हो गई है, -7.7%, -23%, ऐसा आपने सुना होगा अभी रिसेंट टाइम में। तो ये क्या दिखाता है? परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। कीप इट वेरी मच सिंपल। ठीक है, रियल जीडीपी, दो तरीके की जीडीपी होती है, रियल एंड नॉमिनल। तो रियल जीडीपी में जो परसेंटेज चेंज होता है उसको हम यहां पर बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो बात है, ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी कभी ये परसेंट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम पॉजिटिव वाले को ही यहाँ पर कंसिडर करते हैं और उसी की हम बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको एक ग्राफ के माध्यम से मैं दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे की साइड जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टाइम को। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टाइम को, और जो ये ऊपर वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इस पर मैं दिखा रहा हूँ जीडीपी ग्रोथ रेट को, जो कि परसेंटेज में है यहाँ पर। बेटा इसका नाम रख देते हैं एक्स एक्सेस, इसका नाम रख देते हैं वाई एक्सेस। वाई अक्ष और एक्स अक्ष। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर टाइम है। टाइम इसलिए लिया है ताकि हमें ये पता चल सके कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हमारे देश में इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या रही हैं, या इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रही है, जीडीपी ग्रोथ क्या क्या रही है। उसके बाद आप बहुत सारे वर्ड सुनते हो, पीक, टर्फ, कंट्रक्शन, एक्सपेंशन। ठीक है, स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, तमाम तरीके के आप वर्ड्स यहाँ पर सुनते हो, और सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है और यहीं पर आपको कंफ्यूजन होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। जहां भी आपको नहीं समझ में आएगा, कमेंट सेक्शन में अपने स्टेटमेंट आप लिख देना, जो भी क्वेश्चन है वो लिख देना, मैं उसका जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। देखो बेटा, पीक एक होता है,
पीक का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे यानी फुल कैपेसिटी पे आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, यानी जो भी प्रोडक्शन है वो अपने पोटेंशियल लेवल पर पूरा 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 पोटेंशियल इकोनॉमी अपना इस्तेमाल कर रही है, प्रोडक्शन यहाँ पर कर रही है, उस पीरियड को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? पीक। लोएस्ट जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं टर्फ, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट को पीक, लोएस्ट को टर्फ। जब पीक से आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन करना स्टार्ट करती है और टर्फ की तरफ आती है, ठीक है, आपकी जीडीपी ग्रोथ जब कम होती है और टर्फ की तरफ आती है, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है, सिकुड़ रही है आपकी इकोनॉमी, योर इकोनॉमी इज गेटिंग श्रिंकन, ठीक है। और जब टर्फ से फिर से पीक की तरफ जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, आप कह सकते हो बूमिंग पीरियड या एक्सपेंशनरी पीरियड बोलते हैं। बूमिंग पीरियड आप सुनते हो या एक्सपेंशनरी पीरियड आप सुनते हो, यानी टर्फ से पीक की तरफ जब वापस आपकी इकोनॉमी रिगेन करती है रिकवरी के साथ, और फिर जब अपने नॉर्मल लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे आपकी इकोनॉमी नॉर्मल स्पीड पे आ जाती है, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन, ठीक है। एक और वर्ड सुनते हो बूम का, तो बूमिंग एक पीरियड होता है, एक्सपेंशनरी जो पाथ होता है उसको हम बूमिंग पाथ भी कहते हैं, या बूम एक सिचुएशन होती है जब आपकी इकोनॉमी फुल पोटेंशियल पे काम करे, तो चाहे पीक कह लो चाहे बूम कह लो, बोथ आर सिमिलर मीनिंग, बोथ हैव सिमिलर मीनिंग यू मे से, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन आपकी इकोनॉमी में हो रहा, आपकी इकोनॉमी नीचे ढलान की तरफ जा रही है, प्रोडक्शन वगैरह कम हो रहा है, जीडीपी वगैरह की ग्रोथ कम आ रही है, पहले आपके यहाँ 10% था, हो सकता है 5% हो गया, हो सकता है 2% हो गया, हो सकता है 0% पे आ गया। ये जो लाइन है ना, ये जीरो दिखा रही है, ये जो बीच वाली लाइन आपको दिखा रही है जीरो दिखा रही है, और जीरो के बाद सिचुएशन क्या हो जाती है? नेगेटिव। जीरो के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव से अब आप नेगेटिव में जा रहे हो, तो वहां पे दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं। 18, 19 और 19-20 में आपने एक वर्ड बड़ा फेमस सुना होगा, स्लो डाउन, ठीक है। बेटा स्लो डाउन क्या होता है? जैसे मान लो आपकी जीडीपी की ग्रोथ पहले 10% थी, फिर कुछ ऐसा हुआ, नोटबंदी हुई, जीएसटी आई, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट बन गया, ठीक है, चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गई, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल या नेशनल ऐसा कोई भी कारण हो जिससे कि आपकी ग्रोथ रेट पर असर पड़े, आपके प्रोडक्शन लेवल पर असर पड़े, देश में लॉकडाउन लग गया, ऐसा कोई भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। देन फिर हो सकता है 8% हो जाए, फिर 5% हो जाए, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे घटते घटते टिल जीरो तक आ जाए। तो देखो बेटा, यह ग्रोथ जो है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है, बढ़ने की स्पीड क्या हो गई? यहाँ पर कम हो गई है, ठीक है। तो अगर आप कह लो डिक्लाइन इन द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ द रियल जीडीपी, उसको आप कहते हो स्लो डाउन, ठीक है। स्लो डाउन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन परसेंटेज ग्रोथ रेट, रिडक्शन इन परसेंटेज ग्रोथ रेट, ठीक है। अब वो जीरो पे आ गई, जीरो के बाद भी अब डिक्लाइन कर रही है। बेटा जब जीरो के बाद डिक्लाइन करती है यानी नेगेटिव हो जाता है, यानी नेगेटिव परसेंटेज हो जाते हैं, जैसे -7.7% की आपने बात सुनी होगी। 7.7%, ये माइनस में आपने एक बात सुनी होगी कि अभी आपकी इकोनॉमी की कंडीशन हो गई थी जब वो 20-21 वाली आप बात करते हो। तो सिंपल सी बात यहाँ पर लॉजिक निकल के आता है, जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो उस पीरियड को हम बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। रिसेशन का मतलब क्या होता है कि जितना आप पहले प्रोडक्शन कर पा रहे थे उतना भी नहीं हो पा रहा है, बढ़ना तो छोड़ो, अब जितना पहले कर पा रहे थे, 100 रुपए का बना पा रहे थे, तो अब 80 का बना रहे हैं या 50 का बना रहे हैं, यानी हम जो है हमारी इकोनॉमी फॉलो कर गई है। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है बेटा? ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। स्लो डाउन की बात करें तो स्लो डाउन में बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन नहीं है, नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ रेट होती है, पॉजिटिव ही होती है, लेकिन बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन गाड़ी में जब बैक गियर लग जाता है, उस पीरियड को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? रिसेशन। और रिसेशन का पीरियड काफी टाइम तक अगर सस्टेन कर जाए, काफी टाइम तक अगर आपकी इकोनॉमी में चल जाए, तो उसे आप फिर क्या बोल देते हो यहाँ पर? डिप्रेशन। आगे हम एक एक वर्ड को फिर से क्लियर करेंगे। डिप्रेशन हो गया, रिसेशन हो गया, आपकी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन की पीरियड में चल रही है, स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन, ये तीनों ही नेगेटिव कंडीशन मानी जाती है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि इकोनॉमी को इस सिचुएशन में जाने से, डिप्रेशन में जाने से बचाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो यहाँ पर प्रयास करते हैं, जो कोशिशें करते हैं, उसके बाद आपकी इकोनॉमी फिर से रिगेन करती है अपने पाथ को, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं बेटा रिकवरी। पीरियड को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? रिकवरी। तो आप सुनते हो ना वी शेप रिकवरी,
ठीक है, जे शेप रिकवरी, जेड शेप रिकवरी, तो शेप्स ऑफ रिकवरी बनते हैं, तो उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। होप सो बेटा आपको यहां तक मैं चीजें समझा पाया होऊंगा। आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एक छोटा सा आपको एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की हमने बात की थी, इसका सिंपल सा मतलब है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय अवधि में जो भी आपकी वास्तविक जीडीपी में जो प्रतिशत बदलाव होता है उसे आप कहते हो समृद्धि दर या इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जैसे आप ले लो फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर लो, मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल में रैंडम फिगर्स मैंने कुछ लिए हैं। जब भी आप रिपोर्ट्स देखते हो तो आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। तो फाइनेंशियल ईयर में 2021 में मानते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर में हम 100 रुपए का सामान बना रहे थे, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो करंट ईयर आपका चल रहा है, मान लेते हैं कि इसमें फर्स्ट क्वार्टर में 110 का सामान बनाया, सेकंड में 120 का बनाया, थर्ड में डिक्लाइन कर गया, थर्ड या फोर्थ वेव आ गई तो हो सकता है डिक्लाइन कर गया 90, और फोर्थ क्वार्टर में जो है हमने 50 का सामान बनाया। लास्ट क्वार्टर जो होता है उसमें हमने 50 का सामान बनाया। तीन तीन महीने में पूरे साल को डिवाइड कर देते हैं ताकि हम क्लियर तरीके से एनालिसिस कर सकें। और एक क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर को फर्स्ट से कंपेयर करते हैं, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर किया तो क्वार्टरली ग्रोथ रेट हमें पता चली कि पहले वाले क्वार्टर में तो 10% का हमने ग्रोथ दर्ज किया। फिर क्या हुआ कि 20% का हमने ग्रोथ दर्ज किया। फिर क्या हुआ कि -10% हो गया, जितना बना पा रहे थे अब उतना भी नहीं बना पा रहे, 90 पे आ गए। और फिर फोर्थ क्वार्टर में क्या हुआ, -50 का ग्रोथ रेट यहाँ पर आपको दर्ज मिलेगा। अब ग्रोथ का मतलब तो पॉजिटिव होता है, लेकिन बताने के लिए कॉन्सेप्चुअली क्या है कि नेगेटिव में यहाँ पर उसको बताया जाता है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो पीरियड है वो हो सकता है आपको देखने को मिल रहा है स्लो डाउन, सॉरी रिसेशन का, या रिसेशन की कंडीशन सस्टेन कर जाए। ठीक है, सस्टेन कर रही है, फोर्थ क्वार्टर में आ गया, अगर ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक सस्टेन कर जाए तो वो डिप्रेशन की कंडीशन मानी जाती है। वर्ल्ड में अगर बात करें तो बेटा डिप्रेशन ऐसी कंडीशन है जो कि गिने चुने बार है, रिसेशन तो आते जाते रहते हैं, बट 1929 में ही डिप्रेशन आया था और पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जॉन मेनॉर्ड केन्स की किताब आई थी और उस किताब में उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल के बारे में फिर बताया था। उसके बारे में मैंने बेसिक्स में बात की है, एनसीईआरटी में भी बात की है, आप उस लेक्चर को देख सकते हो। तो सिंपल से जितनी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने बात की उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पर ले लेते हैं। व्हाट इज बिजनेस साइकिल? एक ऐसा मॉडल जो इकोनॉमी के इंक्रीज और डिक्रीज को आपके सामने पिक्चोरिकली दिखाए, ग्राफिकली दिखाए, उसे आप बोलते हो बिजनेस साइकिल। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेज होते हैं, जो एक्सपेंशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसके सीरीज ऑफ स्टेजेस को पिक्चोरिकली या ग्राफिकली ये दिखाता है, मतलब जीडीपी के परसेंटेज ग्रोथ रेट को वो दिखाता है। यहाँ पर पीक जो पॉइंट है वो क्या होता है बेटा, पीक क्या है, टर्निंग पॉइंट माना जाता है। पीक का मतलब टर्निंग पॉइंट, ऊपर से टर्निंग पॉइंट का मतलब कि अब आपकी इकोनॉमी पीक के बाद डिक्लाइन करती है। टर्फ को भी टर्निंग पॉइंट मानते हैं क्योंकि टर्फ के बाद आपकी इकोनॉमी फिर ऊपर जाती है, पीक के बाद नीचे आती है, टर्फ के बाद ऊपर जाती है। तो सिंपल सी बात है, बोथ आर टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, बोथ आर टर्निंग पॉइंट, राइट। और ये टर्निंग पॉइंट किसके किसके बीच होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में होता है। एक्सपेंशन या यूं कह सकते हैं जो लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट, जब हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं तो उस पीरियड को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन स्पैन्स द लेंथ ऑफ द टाइम फ्रॉम द पीक टू द टर्फ। जो पीक से टर्फ की तरफ जो डिक्लाइन होती है आपकी इकोनॉमी, डिक्लाइन में स्लो डाउन भी हो सकता है, रिसेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्शन के रूप हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्शन के अलग अलग फॉर्म्स हैं। कॉन्ट्रैक्शन स्लो डाउन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रिसेशन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन ही डिप्रेशन भी होता है, तो वो सब उसके स्वरूप हैं। स्लो डाउन क्या होता है बेटा, कि स्लो डाउन में क्या होता है, डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी। ग्रोथ रेट जो थी 10% से 5%, 5 से 2% पे आ गई, यानी स्लो डाउन का मतलब कि जो बढ़ने की स्पीड थी उस पर ब्रेक सा लग रहा है। यहां पर, यहां तक बात समझ में आई? स्लो डाउन का सिंपल सा मतलब है कि जो बढ़ने की स्पीड है आपकी इकोनॉमी की उस पर यहां पर ब्रेक सा लग रहा है। जब बात हम रिसेशन की करते हैं, अगर 2 क्वार्टर्स तक, ठीक है, 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव ग्रोथ रेट आपके यहां दर्ज की जाती है, जैसे मान लो -5% हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर में, मतलब पूरे 6 महीने की मैं बात कर रहा हूं, फिर -10% आपको यहां पर मिल रहा है या -5% सस्टेन कर रहा है, 2 क्वार्टर्स तक अगर ऐसी चीजें बन रही हैं तो बेटा उस पीरियड को आप क्या बोलते हो, रिसेशन। ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइंड, 100 रुपए बना रहे थे आप,
100 से वो मान लेते हैं यहाँ पर 100 रुपए का बना रहे थे, 100 से वो 90 पे आ गया, 90 से वो 80 पे आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में मतलब 90 पे आ गया, सेकंड में 80 पे आ गया, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक अगर ये डिक्लाइन हो रहा है तो उस पीरियड को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, यानी नेगेटिव ग्रोथ रेट जब हो जाती है तो उसको आप बोलते हो यहाँ पर रिसेशन। होप सो बेटा यहां तक पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा डिप्रेशन, देखो डिप्रेशन क्या होता है, सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। रिसेशन केवल 2 क्वार्टर्स तक होता है, 2 क्वार्टर्स तक अगर है उस पीरियड को हम रिसेशन बोल देते हैं। लेकिन जब यही रिसेशन सस्टेन कर जाए, यानी नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत टाइम तक हो जाए, 8-10 महीने, साल भर या 2 साल तक हो जाए, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं फिर, डिप्रेशन। डिप्रेशन इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन यू में से। और यहां पर क्या होता है कि आपके यहाँ प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन आप कहते हो उसको, आपके यहाँ जो जीडीपी ग्रोथ रेट वो 10% से या 10% से ज्यादा से फॉल कर जाती है, एक इसका सिम्टम ये है। और लगातार ये फॉल करती रहती है, साल 2 साल तक लगातार ये फॉल करती रहती है, तो इसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। और बेटा डिप्रेशन से किसी भी देश की इकोनॉमी को निकालना इज अ वेरी टफ टास्क फॉर द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक, क्योंकि दुनिया का भरोसा और प्लस जनता का भरोसा सरकार और व्यवस्था पर से उड़ जाता है। तो ऐसे में अपनी देश को निकालना बहुत ही टफ होता है आपके लिए। दुनिया में डिप्रेशन के अगर केसेस ले तो गिने चुने केसेस मिलेंगे, 1929 के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं है जनरली। रिसेशन की चीजें आप सुनते हो, 2008 में रिसेशन आया था जो कि अमेरिका से उठा था, तो रिसेशनरी कंडीशन तो आती है, लेकिन डिप्रेशन, डिप्रेशन इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। होप सो आपको यहां तक बातें समझ में आई होंगी। टर्फ को भी मैंने बोला था बेटा इट इज अ लोएस्ट पॉइंट, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि टर्फ से फिर क्या है, इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाती है, मतलब जो चीजें हैं ग्रोथ रेट वगैरह फिर से लाइन पर आ जाता है। तो बिजनेस साइकिल में टर्फ जो होता है वो रिसेशन, ठीक है, रिसेशन और एक्सपेंशन के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप वो कह सकते हो, क्योंकि वहां से टर्न पॉइंट होता है, रिसेशन से आप निकलते हो और फिर आप जो है एक्सपेंशन की तरफ जाते हो। ठीक है, एक्सपेंशन में क्या होता है कि इस दौरान क्या होता है कि आप पीक की तरफ बढ़ते हो, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हो, यानी आपके यहाँ जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, गवर्नमेंट ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसीज बनाई, इंटरेस्ट रेट कम किया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई, आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया, एमएसएमई सेक्टर को बूस्टर दिया, आपके पास परचेसिंग पावर पहुंचाई, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए, अपना टैक्स रेट कम किया, तमाम ऐसे प्रयास किए जिसकी वजह से स्टिमुलस मिला इकोनॉमी को। आगे हम स्टिमुलस के बारे में भी देखेंगे, स्टिमुलस क्या होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी जो रिसेशन या डिप्रेशन में थी वहां से निकलने लगती है, दैट पीरियड इज नोन एज रिकवरी। ठीक है, तो रिकवरी के पीरियड में क्या होता है, इकोनॉमी अपनी जो स्पीड थी उसको रीगेन करने की कोशिश करती है, जो ग्रोथ रेट है उसको रीगेन करने की कोशिश यहां पर करती है। तो सिंपल सी बात है, टू रिकवर द इकोनॉमी फ्रॉम स्लो डाउन, रिसेशन या डिप्रेशन, ये तीनों ही कॉन्ट्रैक्शन वाली सिचुएशन है, स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन। ठीक है, जो भी मिक्स्ड पैकेज देती है सरकार, जिसमें आरबीआई की भी बात होती है, सरकार की फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती है, मतलब मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का दोनों मिक्सचर एक दिया जाता है। मतलब अगर इकोनॉमी सुस्त हो गई है, इकोनॉमी थक सी गई है, तो उसको एक तरीके से आप क्या देते हो, ग्लूकॉन डी पिलाते हो, या फिर मान लो तो उसको एनर्जी ड्रिंक देते हो, रेडबुल वगैरह पिलाते हो, ताकि वो फिर से एक बूस्टर मिल जाए उसको और फिर से वो दौड़ने लगे। तो उसको हम बेटा कहते हैं, जो सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो प्रयास करती हैं इकोनॉमी को रिकवरी में ले आने के लिए, उसको आप कहते हो यहाँ पर स्टिमुलस। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, सच पैकेज स्टार्ट्स रिकवरी इन द इकोनॉमी, और इस तरीके के पैकेजेस जो होते हैं वो इकोनॉमी में रिकवरी को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और स्टिमुलस एक वर्ड होता है बेटा, और एक वर्ड होता है बेल आउट। स्टिमुलस की बात सुनते हैं, एक वर्ड होता है बेल आउट। बेल आउट के बारे में जब किंगफिशर एयरलाइंस की बात होती है तो आपने बेल आउट पैकेज के बारे में सुना होगा, या तमाम तरीके की न्यूज जब आती है आप बेल आउट के बारे में सुनते हो कि फलाना कंपनी या फलाना सेक्टर बेल आउट पैकेज सरकार से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ कि सरकार से उसको बेल आउट मिलेगा। एक तो होता है बेटा स्टिमुलस। स्टिमुलस किसी पर्टिकुलर सेक्टर, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं होता, ये टोटल इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट होता है, और ये टोटल इकोनॉमी के लिए होता है। But when we talk about the bailout package is for a specific sector or a specific company. For example, Kingfisher Airlines was demanding bailout from the government. ठीक है, तो वो केस क्या था किंगफिशर एयरलाइंस का, कभी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस भी करेंगे। केस स्टडी करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उससे हमारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं।
और मैं आपसे भी कहूंगा कि जब भी मौका मिले तो कुछ केस स्टडी पढ़ा करिए, बड़ा मजा भी आता है और आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर होते हैं। तो होप सो बेटा आपको यहाँ तक मैं बातें समझा पाया होऊंगा। तो स्टिमुलस में क्या होता है डियर कि ये पूरे इकोनॉमी के लिए होता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं होता। बट व्हेन इट कम्स टू द बेल आउट पैकेज इज स्पेशली फॉर स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक सेक्टर, जिसमें सरकार उनको कुछ रियायतें वगैरह देती है ताकि कंपनी अपने नुकसान से निकल जाए। ठीक है, तो बेटा स्टिमुलस की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो स्टिमुलस में एक मॉनेटरी स्टिमुलस आप सुनते हो और एक सुनते हो फिस्कल स्टिमुलस, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। मॉनेटरी स्टिमुलस का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो इकोनॉमी को बूस्टर दिया जाए। ठीक है, बूस्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो भी चार्ज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल जैसे रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट वगैरह लो रखेगी, इजी दर पे जो है बैंक को लोन मिलेगा, बैंक वही लोन फिर आगे कस्टमर को फॉरवर्ड करेंगी, कस्टमर के पास परचेसिंग पावर आएगी। एक मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूं। जैसे रेपो रेट को यहाँ पर आरबीआई ने कम किया, फिर क्या होगा, बैंक जो है वो आराम से लोन वगैरह ले लेंगी आरबीआई को इजी। ठीक है, और फिर बैंक ये जो फायदा है वो कस्टमर को फॉरवर्ड कर देंगे, कस्टमर भी यहाँ पर लोन वगैरह ले पाएगा बैंक से। फिर कस्टमर क्या करेगा, अगर उसके पास पैसे आएंगे तो पैसे को वो दो तरीके से यूटिलाइज करता है, या तो वो एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है, या तो फिर कहीं पर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, या तो फिर वो क्या करेगा, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेगा। और दोनों से ही आपके देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर होगी। So it is very much necessary when your economy is in the recession, slowdown or depression. Monetary stimulus की हमने बात की। इसी तरीके से फिजिकल स्टिमुलस होता है। फिजिकल स्टिमुलस जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन का जो पैकेज सरकार ने दिया था 20 लाख करोड़ का, जिसमें क्या हुआ था कि एमएसएमई सेक्टर को बूस्टर दिया, 500 रुपए आपके अकाउंट में डाले, जो भी जनधन अकाउंट थे महिलाओं के उसमें डाले। तमाम तरीके के सरकार ने प्रयास किए, यहाँ पर सब्सिडी वगैरह दी किसानों को, ठीक है, ताकि हर सेक्टर को इसका फायदा मिल सके और चीजें एक बार फिर से ट्रैक पे आ सके। तो इसमें सरकार जनरली करती क्या है, अपने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसको बढ़ाया जाता है और टैक्सेस को कम किया जाता है। बेटा दोनों से ही क्या होगा कि हमारे और आपके हाथ में परचेसिंग पावर जो है वो बढ़ेगी, और हमारे और आपके हाथ में परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो कंपनियां फैक्ट्रियां खुलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और आज की डेट में कोविड की जो क्राइसिस है, 2021 की जो क्राइसिस है, अपने देश को फिर से ट्रैक पे लाने के लिए सरकार इस तरीके के प्रयास कर रही है। और इस तरीके के प्रयासों को आप यहाँ पर क्या बोलते हो, स्टिमुलस। होप सो द पॉइंट एंड लॉजिक इज क्लियर टू एवरीबडी। बाकी आपके जो भी क्वेरीज हो यू मे पुट इन द कमेंट सेक्शन। तो बेटा इकोनॉमिक रिकवरी की हम बात करते हैं, शेप्स ऑफ रिकवरी की बात कर लेते हैं, कौन कौन से शेप होते हैं रिकवरी के। तो इकोनॉमिक रिकवरी इज अ बिजनेस साइकिल, ठीक है, स्टेज, बिजनेस साइकिल की एक स्टेज, एक अवस्था होती है फॉलोइंग अ रिसेशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सस्टेन्ड पीरियड ऑफ इंप्रूविंग बिजनेस एक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है कि रिसेशन के बाद जो भी बिजनेस एक्टिविटीज वगैरह में इंप्रूवमेंट होता है, जैसे कोविड की वजह से आप देखो यहाँ पर आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन की और फिर गवर्नमेंट और आरबीआई ने कुछ प्रयास किए और प्रयास करने के नाते आपकी इकोनॉमी फिर से रिगेन करने लगी। इसे ही आप बोलते हो इकोनॉमी की रिकवरी। तो जब भी रिगेन करती है बेटा कुछ ना कुछ शेप बनाती है, वी शेप बना सकती है, यू शेप बना सकती है, एल शेप बना सकती है, जेड शेप बना सकती है। तो फिर शेप्स ऑफ रिकवरी के बारे में आप सुनते हो तो उसका क्लियर क्लियर मतलब होता है कि जो भी आपका रियल जीडीपी है वो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया है, वहां पर ग्रोथ रेट रजिस्टर की जा रही है, और फिर जो परसेंटेज ग्रोथ रेट होती है वो एक ना एक शेप आपको बनाती है, जो आप इसके पहले जो आपको डायग्राम या ग्राफ मैंने दिखाया था उसमें। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए शेप्स ऑफ रिकवरी के बारे में देख लेते हैं। जो भी अल्फाबेट्स आप देखते हो, चाहे वो वी शेप बात कर लो, यू शेप बात कर लो, नाइक का शू शेप बात कर लो, जेड शेप की बात करो, डब्ल्यू शेप, जेड शेप, इन सब के बारे में आप सुनते हो, ठीक है। ये अल्फाबेट्स होते हैं, जेड बी यू डब्ल्यू जे के, ये सारे अल्फाबेट्स हैं। ये अल्फाबेट्स यहाँ पर दिखा क्या रहे हैं बेटा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट आर दीज अल्फाबेट्स शोइंग हियर। लेट मी सेलेक्ट द पेन। स्पीड और डायरेक्शन ऑफ जीडीपी ग्रोथ, यानी रिकवरी की स्पीड और डायरेक्शन दिखा रहे हैं। जैसे मान लो आपकी इकोनॉमी धड़ से गिरी और फिर खड़ी हो गई तो वी शेप बनता है, ठीक है। आपकी इकोनॉमी गिरी और फिर काफी टाइम लगा के धीरे 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 रिकवर कर रही है, जितना ज्यादा टाइम लग रहा है यानी देखो लो आप यहाँ पर यू शेप बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी अल्फाबेट होते हैं स्पीड दिखाते हैं, जितनी धीमे स्पीड होगी उतना ज्यादा टाइम लगता है रिकवर होने में।
तो स्पीड और डायरेक्शन दिखाता है, किस डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ इंप्रूव कर रही है या रिकवरी आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, इसको हम अल्फाबेट्स की मदद से यहां पर दिखाते हैं। इन अल्फाबेट्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्फाबेट्स क्या हैं, क्या शो करते हैं, तमाम चीजें हैं यहाँ पर। जैसे बेटा बात करें जेड शेप रिकवरी, एक्चुअली इट इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक एंड मोस्ट, यू मे से दैट कि आप कह सकते हो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिकवरी एमंग ऑल, आप कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि देखो डियर सिंपल सा, आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी इकोनॉमी में ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसको मान लो नॉर्मल ग्रोथ लाइन। नॉर्मल ग्रोथ लाइन मान लेते हैं कि हमारे देश में 6% था जीडीपी की ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ लाइन ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। कोविड की से पहली लहर आई और आपकी इकोनॉमी यहाँ पर डिक्लाइन कर गई। फिर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी, हद से ज्यादा गवर्नमेंट और आरबीआई ने ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसा स्टिमुलस दिया कि आपकी इकोनॉमी जो नॉर्मल लेवल को क्रॉस करके और ऊपर चली गई, और फिर सेटल डाउन होते होते फिर नॉर्मल लेवल पर थोड़े दिन बाद चली आई। यानी आपने जो पुश किया वो और ऊपर तक गया और फिर धीरे धीरे वो सेटल डाउन हुआ, तो एक जेड शेप बनता है। एंड जेड शेप जो है वो आप यहाँ पर मानते हो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है रिकवरी मानी जाती है। और ये जो बेस लाइन है जो 6% हमने मानी, उसको मान लो प्री कोरोना बेस लाइन, कि कोरोना के पहले की स्थिति ये थी। अब इस पहले की स्थिति को पाने के लिए सरकार ने जब प्रयास किया तो जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8% पहुंच गई। जैसे अभी की न्यूज आपने सुनी होगी कि जो 21 और 22 का जो बजट आया है, इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन रखा गया है, इट इज 12%। और 12% के बाद जो अगले वाला होगा 2022 और 2023 में जो हम बात कर रहे हैं, वो है 6.8% समथिंग, यानी नॉर्मल लेवल पर फिर आएगी। यानी हम जेड शेप रिकवरी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अभी से। सो दिस इज मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक फॉर्म ऑफ रिकवरी, ठीक है। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। जो भी डाउट होंगे आप मेरे से कमेंट सेक्शन में यहाँ पर डाल के पूछ सकते हो। वी शेप रिकवरी की बात करें, जो बजट में यहाँ पर बात की गई थी, ये जेड शेप रिकवरी के पास नेक्स्ट बेस्ट सिनारियो यहाँ पर माना जाता है आफ्टर जेड शेप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी डिक्लाइन करती है और फिर क्विकली उड़ जाती है। तो यहाँ पर एकदम शार्प डिक्लाइन के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पर रिपोर्ट करती है इकोनॉमी, यानी अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाती है। नॉर्मल लेवल से ऊपर तो नहीं जाती है, लेकिन जो नॉर्मल लेवल था वहां पर आ जाती है। इसे हम कहते हैं वी शेप रिकवरी। जैसे कोविड लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ था, कंपनियां फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी। जैसे ही लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई तो कंपनियों में काम शुरू हो गया और वी रिपोर्टेड रिकवरी, अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन आवर इंडियन इकोनॉमी। So we reported a V-shaped recovery, and government has depicted this in the economic survey, volume 1। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 1 पढ़ोगे तो वहां पर आपको वी शेप रिकवरी के बारे में पता चलेगा। तो शार्प डिक्लाइन के बाद जब स्ट्रॉन्ग रिकवरी होती है, शार्प डिक्लाइन किया फिर स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो गई, तो एक वी शेप बनता है, व्हाट इज कॉल्ड नेक्स्ट बेस्ट सिनारियो आफ्टर जेड शेप। नेक्स्ट की अगर बात करें, swoosh शेप, ये नाइक का जो सिंबल है वो है। जैसे नाइक का सिंबल आपने देखा होगा ना, कुछ इस तरीके का होता है। सॉरी मैं बना नहीं पा रहा हूं, ये नाइक का ऐसा सिंबल होता है। आई एम सॉरी फॉर माई ड्रॉइंग, काइंडली फॉरगिव मी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, शार्प डिक्लाइन के बाद स्लो रिकवरी होती है। मतलब डिक्लाइन तो शार्प हुआ, लेकिन रिकवरी करते करते नॉर्मल लेवल पे आते 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 यहां पर कुछ टाइम लग गया। ये देखो यहाँ टाइम बढ़ता जा रहा है। अगर टाइम कम लगता तो ये वी शेप में आ जाता, लेकिन टाइम यहाँ पर क्या है, वो ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर नाइक की तरह एक जो उसका लोगो है, swoosh शेप रिकवरी की यहाँ पर फिर बात होती है। मैंने आपको बेसिक में ही बताया था कि जो शेप ऑफ अल्फाबेट जो है वो क्या बताते हैं, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ रिकवरी। व्हाट दे टेल यू, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ रिकवरी। जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट। This point may be asked in your examination, and this is very much important if you want to clear your logic for this. There is a no need to mug up the things. याद करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं है। सिंपल आप लॉजिक पकड़ के यहाँ पर बैठो, ठीक है। होप सो बेटा मैं आपको यहां तक ढंग से समझा पाया हूंगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यू शेप रिकवरी की बात होती है। इसमें क्या होता है कि फॉल तो हो जाता है और उसके बाद रिकवर करने में काफी टाइम लग जाता है और काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है नॉर्मल लेवल पर आने के लिए। यहाँ फॉल हुआ और फिर धीरे 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 आप देखो कितना टाइम लग गया नॉर्मल लेवल पर आने के लिए। तो जब नॉर्मल लेवल पर आई इकोनॉमी तो हो सकता है कि काफी लंबा समय लग गया, ठीक है।
थोड़ा लंबा समय लगेगा तो वो नाइक वाला शेप बनेगा, लेकिन ज्यादा लंबा शेप बनेगा, ज्यादा लंबा लंबा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर ये यू शेप रिकवरी की बात होती है। प्री कोरोना बेस लाइन तक आने के लिए इकोनॉमी को काफी टाइम लग गया। ठीक है, इन दिस केस several jobs are lost and people fall upon their savings. If this process is more long drawn, then it throws up the elongated U shape. इसको elongated U shape कहते हैं। इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं और अपनी सेविंग्स को खत्म करने लगते हैं, क्योंकि भाई उनके पास इनकम का कोई ऑप्शन है नहीं। नौकरियां रहेंगी तभी तो इनकम जनरेट होगी, इनकम नहीं है तो भाई अपनी सेविंग्स पर में डिपेंड हो जाएगा, गरीबी बहुत बढ़ जाती है। तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ कुछ इसी तरफ बढ़ रही है। अगर वो थर्ड वेव आ गई या फोर्थ वेव भी आ गई और वैक्सीनेशन हम प्रॉपर अपनी इकोनॉमी में नहीं कर पाए, तो हो सकता है हमारी इकोनॉमी रिकवर करने में साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम ले ले। और ऐसे में क्या होगा कि बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएगा आपकी इकोनॉमिक कंडीशन। लोगों की नौकरियां चली गई, उनके पास कोई काम नहीं है, इनकम नहीं है, और अपनी वो सेविंग्स को ड्रेन करते जा रहे हैं। ठीक है, और एक बार जब ड्रेन हो गई सेविंग्स, तो जाहिर सी बात है कि फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और फिर क्राइम रेट वगैरह बढ़ने लगेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी भूखा नहीं मर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा डब्ल्यू शेप रिकवरी। डब्ल्यू शेप रिकवरी को आप डबल डिप रिसेशन भी कहते हो, डबल डिप रिसेशन भी कहते हो। इट इज कॉल्ड डबल डिप रिसेशन। दो बार डुबकी लगा ली। पहली लहर आई, कोरोना की पहली लहर आई, फर्स्ट फर्स्ट वेव आई, तो आपकी इकोनॉमी गिर गई। फिर उसके बाद कुछ उम्मीद बनी कि गवर्नमेंट और आरबीआई ने जो है कुछ प्रयास किए, तब तक भाई अभी जो है 15 मार्च से फिर से लॉकडाउन इम्पोज कर दिया, फिर से दूसरी लहर आ गई, फिर से आपकी इकोनॉमी गिर गई। और इसके बाद अब फिर से रिगेन करके नॉर्मल हम लेंथ पे आए हैं, कहीं तीसरी लहर ना आ जाए ये भी आशंका है। तो दो बार जब आपकी इकोनॉमी फॉल हो जाए, एक बार उठने की कोशिश कर रही थी, गिर गई, और फिर दोबारा उठने की कोशिश कर रही है, तो एक शेप बनता है जिसको आप कहते हो डब्ल्यू शेप। ये फर्स्ट वाले लहर के बाद, ये सेकंड वाले लहर के बाद आप देख सकते हो डब्ल्यू शेप रिकवरी यहाँ पर बन रही है। तो नॉर्मल में आने के लिए यहाँ पर भी टाइम लगता है, और इट इज ऑल्सो नोन एज डबल डिप रिसेशन। और ये डेंजरस होता है, किसी भी इकोनॉमी के लिए डेंजरस सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं है और इकोनॉमी में अगर उतनी सिस्टमेटिक चीजें नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट के लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सेंट्रल बैंक के लिए देश को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और डब्ल्यू शेप रिकवरी जब आपको दिखती है इकोनॉमी में, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि काफी ज्यादा टाइम लगेगा रिकवर करने में। ठीक है, अभी भी हम लोग स्केप्टिक हैं कि क्या पता तीसरी लहर ना आ जाए। माहौल उसका भी बन रहा है, दिल्ली में केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द थर्ड वेव। भगवान करे ऐसा ना हो कुछ। तो अगर बेटा तीसरी लहर भी आ गई, तो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा जिसको हम कहते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू ई मत लिख देना, इट्स अ डब्ल्यू डब्ल्यू शेप। इन द डब्ल्यू डब्ल्यू शेप जो है, ठीक है, इकोनॉमी उठती है, फिर स्लिप करती है, फिर उठती है फिर स्लिप करती है। तो रिसेशन जो होता है काफी लंबे टाइम तक चलता है। जो रिसेशन का पीरियड है यहाँ पर काफी लंबे टाइम तक चलता है, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए इकोनॉमी को काफी लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो, ये मान लो फर्स्ट वेव की कंडीशन थी, यहां से उठी, तब तक सेकंड वेव आ गई। ठीक है, फिर यहां से उठी, फिर थर्ड वेव आ गई, फिर वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो फोर्थ वेव आ गई, उसके बाद जाकर इकोनॉमिक कंडीशन कुछ रिज्यूम कर रही है, तो एक शेप बनता है डब्ल्यू डब्ल्यू शेप। ये भी थोड़ा सा वर्स्ट सिचुएशन है। ठीक है, इट इज ऑल्सो वर्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट वर्स्ट सिचुएशन ऑफ द रिकवरी। रिकवरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ रिकवरी तो हो ही नहीं रही है। दिस इज द मोस्ट वर्स्ट सिचुएशन, एल शेप रिकवरी जिसको आप कहते हो। प्री कोरोना बेसलाइन ये है आपकी। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन तो की, लेकिन कभी रिवाइव ही नहीं कर पाई। आप देख लो, नॉर्मल लेवल पे आप आ ही नहीं पाए, डिक्लाइन करने के बाद आप नीचे ही जा रहे हो, नीचे ही जा रहे हो, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक फ्लैट लाइन बनती जा रही है। यानी नॉर्मल लेवल पर जितना आपके यहाँ ग्रोथ रेट थी पहले, उस लेवल पर आप आ ही नहीं पाए यहाँ पर। एंड द शेप thus form is known as L shaped recovery। देखो इसमें क्या होता है, इन दिस द इकोनॉमी फेल्स टू रीगेन द लेवल ऑफ जीडीपी इवन आफ्टर ईयर्स बाय। काफी सालों तक जो है अपनी जो रिकवरी की जो शेप प्रॉपर उसकी पहले हुआ करती थी, वो गेन करने में काफी टाइम लग जाता है। और यहाँ पर जो शेप होता है वो दिखाता है कि परमानेंट लॉस हो जाता है कंट्री में जॉब्स वगैरह का, या जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका परमानेंट लॉस हो जाता है। एक तो होता है कि चलो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलेगा तो फिर से हम रिगेन कर लेंगे, एक ये सिचुएशन होती है। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि परमानेंटली सब खत्म हो गया,
कितना भी कोशिश कर ले तो रिकवर वो नॉर्मल लेवल पर नहीं आ सकते, काफी टाइम काफी साल लग जाएंगे यहाँ पर नॉर्मल लेवल पर आने के लिए। तो यहाँ पर जो शेप बनता है उसको हम बेटा कहते हैं यहाँ पर एल शेप रिकवरी। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, क्लासिकल एग्जाम्पल आप ले सकते हो जापानीज इकोनॉमी का 1990s के दौर में यहाँ पर स्टैग्नेटेड हुई और एक दशक तक जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन को रीगेन नहीं कर पाई। तो जापानीज इकोनॉमी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एल शेप रिकवरी। तो जो 10 साल तक अगर चीजें रिज्यूम ही ना हो पाए तो आदमी की कंडीशन क्या हो जाएगी? लोग पे कट्स होंगे, रिट्रेंचमेंट होगा, ठीक है, जॉब से निकाले जाएंगे, और इकोनॉमी में जो प्रॉपर जो पहले का प्रोडक्शन लेवल था उसको गेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। और इसको इस नाते हम कहते हैं एल शेप रिकवरी। ठीक है, और ये बेटा जनवरी में एक न्यूज आपने सुनी होगी के शेप रिकवरी के बारे में। तो के शेप रिकवरी क्या होती है थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, राइट। तो के शेप रिकवरी क्या होती है? के शेप रिकवरी ऑकर्स व्हेन फॉलोइंग अ रिसेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवर एट डिफरेंट रेट्स। इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवर्स एट डिफरेंट रेट्स, टाइम एंड मैग्नीट्यूड्स। दिस इज in the contrast to an even uniform recovery across sectors, industries or group of people. सरकार ने प्रयास तो किए लेकिन डिफरेंट सेक्टर के इकोनॉमी के जो है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ऑटोमोबाइल वगैरह, जो मतलब डिफरेंट थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह जो है, ठीक है, या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वगैरह जो है, टूरिज्म सेक्टर जो वगैरह है, होटल इंडस्ट्री जो है, फूड इंडस्ट्री जो है, उन सबकी आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को देखेंगे तो सब में सेम रिकवरी रिपोर्ट नहीं करोगे आप। एक सेक्टर तो बहुत ऊपर जाएगा, हो सकता है दूसरा सेक्टर नीचे ही जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इंडिया की बात करें तो कोविड लॉकडाउन के नाते क्या हुआ, आवर इकोनॉमी गॉट डिक्लाइंड। तो सेंट्रल बैंक और फिजिकल पॉलिसी, जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है और फिजिकल पॉलिसी यानी जो स्टिमुलस मिला इकोनॉमी को, उसके बाद आप देखो टेक्नोलॉजी, लार्ज कैपिटल वाली कंपनियां, बड़ी कंपनियां, जो टेक कंपनियां, उन्होंने तो बहुत अच्छा सा रीगेन किया है यहाँ पर लॉकडाउन के बाद। लेकिन अगर और भी बात करें जो स्मॉल बिजनेसेस थे या जो ब्लू कॉलर जो प्रोडक्शन वाले, अब प्रोडक्शन वाले क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बेटा प्रोडक्शन यूनिट्स बंद थी लॉकडाउन में, उसके बाद लेबर्स का माइग्रेशन हो गया। अब उनके पास लेबर्स ही नहीं है कि वो वहां पर काम करे, और लेबर जाने को तैयार नहीं है क्योंकि लेबर इज ऑल्सो स्केप्टिक अबाउट द चेंजिंग इन्वायरमेंट, पता नहीं कल को क्या हो जाए। तो यहाँ पर उनका प्रोडक्शन रिज्यूम ही नहीं हो पाया। तो प्रयास तो किया रिकवरी में, लेकिन एक सेक्टर नीचे जा रहा है और एक सेक्टर ऊपर जा रहा है। तो एक शेप बनता है व्हाट यू कॉल के शेप। आप यहाँ पर देख सकते हो एक सेक्टर ऊपर गया और एक सेक्टर नीचे गया। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है इकोनॉमी की रिकवरी का वो होता है के शेप। ठीक है, तो एक एक भाई तो अच्छा परफॉर्म कर गया, पापा ने उतने ही पैसे लगाए दोनों की पढ़ाई पे, लेकिन एक भाई अच्छा परफॉर्म कर गया, एक भाई परफॉर्म नहीं कर पाया। तो सिंपल सी बात है कि एक शेप बनता है जिसे आप कहते हो के शेप रिकवरी। होप सो यहाँ तक पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, और बहुत आसान है डियर, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेना कि जितना ज्यादा टाइम लगेगा यानी जो डायरेक्शन और स्पीड होती है वो बनाती है अल्फाबेट्स। ठीक है, वो बनाते हैं अल्फाबेट्स। बाकी बेटा अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। अपकमिंग जो आपका एग्जामिनेशन है उसके लिए 60 डेज के लिए कोर्स है यहाँ पर, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन 15,000 में है, जहां पर आपको पूरा फुल टू रिविजन यहाँ पर करवाया जाएगा और सारी चीजें आपको की जाएंगी। 10% डिस्काउंट है, 13,500 रुपए फीस हो गई है। एंड इफ यू पुट माई कोड यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट हियर ऑल्सो। ठीक है, प्लस जीएस ऑप्शनल, ठीक है, और आइकॉनिक जीएस ऑप्शनल। इनके साथ आप देखो फिर से आपके पास वो पुराना वाला पैकेज है, फिर से आ गया है क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा है और बच्चों की परचेसिंग पावर कम हो गई। दैट्स व्हाई अनअकैडमी समवेयर सपोर्टिंग यू ऑल्सो। 28 अगस्त तक ये है, 25% डिस्काउंट है। 10% अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो अभिनव10 या अभिनव001, आप मेरा कोड यूज करोगे तो मुझे आपको सपोर्ट मिलेगा दोस्त, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, और एडिशनल 10% ऑफ आपको मिल रहा है प्लस जीएस और ऑप्शनल पर। जो प्लस आप लेते हो, प्लस जीएस और ऑप्शनल लेते हो तो एडिशनल आपको 10% मिल रहा है। इसके साथ अल्टीमेट टेस्ट सीरीज आपको कॉम्बो ऑफर के साथ प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मिल रही है वर्थ ₹45,000। एक साल उसके ऊपर का जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो ये टेस्ट सीरीज आपको 45,000 रुपए की इसके साथ यहाँ पर मिल रही है। और फीस की बात करें, जीएस प्लस ऑप्शनल की अगर बात करें तो आप देख सकते हो लिमिटेड ऑफर के तहत, राइट, 49,680 और 71,798 रुपए समथिंग ये फीस आपकी पड़ रही है। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइज। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सीरियस वे में आगे कंडक्ट करना चाहते हो तो देन इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
यूपीएससी सीएससी 5-in-1 ऑफर जो कि पहले कभी नहीं था। अनअकैडमी के नोट्स 10,000 के मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है। चेज योर ड्रीम यहाँ पर लोन फॉर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर लोन भी आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है। 2 साल में एश्योर सीएससी, ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपका मेंस नहीं क्वालिफाई होगा तो एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, मेंटरशिप आपको यहाँ पर मिल रही है। यू ऑल नीड टू अप्लाई माई कोड विच इज अभिनव 10 या अभिनव 001 है। प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज के अपने फीचर्स, अपने बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, बाई वीकली रिपोर्ट्स, आपको आपके फीडबैक यहाँ पर मिलते हैं। मेरे से आप बात कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तमाम चीजें डिस्कस कर सकते हो। तो आपके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा ये इंप्रूव कर देता है। बाकी अगर फीस की बात करें, फीस हैज बीन रिड्यूस्ड वेरी मच। 72,024 months की फीस has been reduced to the 64,800 for the plus subscription, and if you look at the 24 months iconic fees, it has been reduced from the 1,15,750 to 1,04,175. होप सो आपको ये चीज क्लियर होंगी। you all need to apply my code which is अभिनव 10 या अभिनव 001। बाकी बेटा यहाँ पर बूस्टर बैच है, ठीक है, 1 सितंबर से फिर से स्टार्ट हो रही है, और करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर दिया जा रहा है। बाकी 1 ईयर और 2 ईयर की बैचेस है, सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। अनअकैडमी चुनौती, पाथ फाइंडर और वर्ल्ड अफेयर्स, ये फ्री टेस्ट सीरीज है। आपने केवल मेरा कोड अप्लाई करना है इसको अनलॉक करने के लिए, और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इसको जरूर से दें आप। रेस्ट बेटा, स्पेशल क्लासेस की बात करें तो वी आर रनिंग आवर स्पेशल क्लासेस, जिसमें अगर बात करूं तो हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज रात में 10 बजे चल रही है। जो भी मुझे अभी देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, काइंडली ये एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन करें। जो भी अपकमिंग जो आपका 10 अक्टूबर को शेड्यूल्ड एग्जाम है, उसमें इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन में मैं 750 से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। तो 1 घंटे की क्लास होती है, आप वहां पर आओ और इंजॉय करोगे क्लास को, काफी सारे क्वेश्चन सीखोगे और एक बार रिवीजन भी होगा, कुछ नई चीजें भी आप वहां पर सीख पाओगे। Rest, thank you so much for the further queries and further details and further updates of my class. You may join this Telegram group, Unacademy_Abhinav Singh 001. Do like the video, subscribe to the channel so that you could get further notifications of my classes, and do comment your queries and your feedback. Thank you so much. Love you all, guys. We'll meet soon in the next video.